हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे जो है वो शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन सेशन की और लेकर चलते हैं प्रोनाउन को आगे की तरफ। बात हम बहुत जो है वो प्रोनाउन के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोनाउन को समझने का प्रयास किया। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई डिस्ट्रीब्यूटिव को लेकर कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कैसे समझ सकते हैं। ईच, इधर आपका नीदर है, नन है, एनी है, एनीवन है, आपका इनका यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता है। साथ साथ में हमने समझने का प्रयास किया कि सर बोथ का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ऑल का कॉन्सेप्ट क्या है और साथ में ही आपका जो है वो आपका वन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी बातचीत का दौर हम चला चुके हैं। आज बातचीत होगी हमारी जो है वो एक नए प्रोनाउन के रिगार्डिंग, और वो आपका जो प्रोनाउन होने वाला है वो है पहला। चलिए बात करते हैं किसके रिगार्डिंग कि सर जब बात आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, जब बात आती है बच्चे इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले तो ये समझो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित हुआ। इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। और अगर इस अनिश्चित प्रोनाउन की मैं बात करूं, अगर इस अनिश्चित प्रोनाउन की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये समझना है, इसमें देखो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि 12 वर्ड का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे किया जाता है, जिनमें से 4 के साथ में वन लगा है, 4 के साथ में बडी लगा है और 4 के साथ में थिंग लगा है। आओ फटाफट से जैसे बात करें किसके बारे में, एवरीबडी के बारे में। एवरी से स्टार्ट किया अपन ने, एवरीबडी हो गया आपका, एवरीवन हो गया और आपका एवरीथिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका हो गया बच्चे somebody, someone और something। इसके बाद में आपका हो गया anybody, anyone और anything। इसके बाद में आपका हो गया nobody, no one और nothing। क्लियर। इन 12 वर्ड को जो है वो किस तरीके से देखेंगे हम, इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे देखेंगे। अब अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की जाए तो इनके बारे में सबसे पहली चीज कि इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं, अगर इन तीनों ही सेगमेंट की बात करूं, तीनों ही सेगमेंट की बात करूं तो भाई ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या याद रखोगे कि सर ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, यानी सब्जेक्ट में यूज होंगे तो ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और अगर ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ फिर आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सर इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी। यानी ये सब जो है वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेंगे। एक बात इनके साथ में। दूसरी बात कि सर ये जो 8 वर्ड है, कौन सा, जिनके लास्ट में बडी और आपका वन लगा हुआ है, ये लिविंग है। ये क्या है, आपके लिविंग है। मतलब ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कह सकता हूं। लिविंग का मतलब ये किसके लिए काम आएंगे, ये लिविंग के लिए काम आएंगे, ना कि नॉन लिविंग के लिए। जबकि थिंग, अगर वस्तु की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये आपका किसके लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए आएगा। इसके बारे में पहले वो इंपॉर्टेंट बात देखो, मेरा हमेशा से यही रहा है कि आप चीजों को सीखो, समझो और उसको जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज तैयार करो, ना कि रटना है, ना कि रटना है। आप सिंपल सा ये समझो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में 12 वर्ड है, 12 में से 4 में बडी, 4 में वन और 4 में थिंग लगा है। जिनमें बडी और वन लगा है वो लिविंग है, जिनमें थिंग लगा है वो नॉन लिविंग है। ये सब के सब 12 के 12 क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यहां तक की बातचीत क्लियर है। अगर लिविंग है तो इसके लिए पजेसिव जो एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, हिज या हर आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, हिज या हर आएगा, यस और नो। और अगर नॉन लिविंग है तो उसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, फिर आपका इट्स आएगा। क्या आएगा, इट्स आएगा। ये भी सबको पता है। यहां तक की बातचीत क्लियर है। अब जब बात आती है, इससे रिलेट करके हमने जो है वो नाउन में केस में एक पॉइंट पढ़ा था, और केस में पॉइंट पढ़ते टाइम पे हम लोगों ने एक चीज कही थी कि सर जब बात आती है किसकी, जब बात आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो 8 इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके लास्ट में बडी या वन लगा हो उनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जबकि थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। वहीं पे एक नया पॉइंट हमने देखा कि सर जब इन 12 वर्ड के बाद में चाहे वन लगा हो, बडी लगा हो या थिंग लगा हो, इनके ठीक बाद में एल्स लिखा जाए तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है। ये नियम हम
हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहां पे बातचीत हमने कर ली कि ये 12 के 12 सिंगुलर हैं, 8 इनमें से लिविंग है, 4 इनमें से नॉन लिविंग है। लिविंग के लिए हिज और हर है, नॉन लिविंग के लिए इट्स है। बात हो गई खत्म। अब बात करते हैं इसके ठीक बाद में, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की, ठीक है। उससे पहले जानने का प्रयास कर लेते हैं कि यहां से बातचीत की शुरुआत जो की गई थी वो क्या थी। देखो सिंपल सी बात है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को यही कहा गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको बता दिए 12 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी बता दिया, कैसे इनका यूज किया जाता है ये भी बता दिया। अब भाई देखो भैया, ही इंटर्ड द क्लासरूम एंड सॉ दैट एवरीबडी वर बिजी। अब आपको पहले ही बताया है कि एवरीबडी के साथ में अगर आपकी ये 12 वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, तो फिर अगर ये 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ना कि प्लुरल। एवरीबडी के साथ में जो है वो वॉज का आना बिल्कुल सही है। आ जाओ फटाफट से, जैसे मैंने कह दिया somebody wants to go there। देखो इसको एवरीबडी कर लेते हैं, ज्यादा प्यारा लगेगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो देयर, अब बताओ भाई किसकी बात कर रहे हैं? एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो देयर। अब देखो जब बात कर रहे हैं एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो देयर, या फिर हम लोगों ने बात की एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। इससे रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछ ले जाते हैं, मैं उन्हीं की बातचीत करने वाला हूं, आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगी चीजें। या मैं कह दूं आप लोगों को एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू, एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू। अब इन तीनों सेंटेंस को समझो और इसके ऊपर बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन पे बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में अगर ये 12 वर्ड सब्जेक्ट के तौर पे काम होते हैं, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज अगर सब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है इनके साथ में आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। वॉन्ट्स आ रहा है, एक क्लियर हो गया। दूसरा, अगर इनका यूज किसकी तरह किया जाए, इनमें से आप जो है वो 8 का यूज जिनके लास्ट में 1 या बड़ी लगा हुआ है, तो उनके लिए आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, लिविंग होगा। लिविंग के तौर पे एवरीवन के साथ में हिज का यूज करना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब तक जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होता या जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि वो लड़का है या लड़की है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे हम जो है वो किसको लेकर चलते हैं, हिज को लेकर चलते हैं। थर्ड वन बात करते हैं एवरीथिंग हैज इट्स वैल्यू। हिज इट्स वैल्यू कह दो या इट्स वर्थ कह दो, ज्यादा प्यारा वर्ड अपन लेकर चलेंगे, वर्थ। एवरीथिंग हैज इट्स वर्थ, ठीक है। हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, हर चीज की अपनी क्या है कि वैल्यू है। तो देखो एवरीथिंग के साथ में सबसे पहले तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके ठीक बाद में आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव भी क्या आ रहा है, थिंक के हिसाब से इट्स आ रहा है। थिंक के हिसाब से क्या आ रहा है, इट्स आ रहा है। तो सिंपली आप इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक ही बात तैयार रखें, 12 के 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, 8 लिविंग 4 नॉन लिविंग। 8 के साथ में जो है वो हिज या हर का पेयर आएगा जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे, 4 के साथ में इट्स का आएगा। डन। इसके अलावा सर इन 12 में से 8 के साथ में अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, 4 के साथ में नहीं आ सकता। 12 के 12 वर्ड के बाद में अगर एल्स लिखा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, खत्म हो गई ये बातचीत। आओ फटाफट से बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और चीजें डिस्कशन करते हैं। बातचीत चल रही है किसके रिगार्डिंग, बातचीत चल रही है आपकी We use possessive adjective his or her for everyone, someone, no one, anyone, somebody, anybody, nobody और everybody। यही अपन ने बात की थी कि सर जब बात आती है किसकी, everyone should respect his elders। तो देखो everyone के लिए क्या आ रहा है, his आ रहा है। क्या आ रहा है, his आ रहा है। someone has left his purse, भैया someone के लिए क्या आ रहा है, his आ रहा है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे अगर बात करें किसके बारे में, वहीं पे अगर बात करें सर किसके बारे में, थिंक के बारे में, तो उसके लिए इट्स का आना जायज है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन के टाइप के बारे में, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा आपका, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात की जाए तो सबको पता है रिलेट करने का काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही क्या है, रिलेट करना। किसको, गिवन नाउन को, गिवन नाउन को। तो जब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की,
A relative pronoun relates or refers to a noun which has gone before. जो पहले आ चुका है, जो पहले आ चुका है, उससे रिलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया? हु हो गया, आपका हुम हो गया, ठीक है, आपका हुज हो गया, आपका जो है वो विच हो गया, आपका जो है वो दैट हो गया। ये सब के सब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम में आते हैं। जब बात आती है हु की, तो सब जानते हैं कि सर हु का यूज कब करते हैं, हुम का यूज कब करते हैं, इन सब का यूज किस तरीके से किया जाता है। फिलहाल थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि हु आपका किसको बताता है? सर हु आपका सब्जेक्ट को बताता है, जबकि हुम आपका किसको रिलेट करने के लिए आता है? ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए। हुज अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए। विच जो है वो चॉइस के लिए, या आपका जो है वो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, ठीक है। विजिबल कैटेगरी की अगर बात करूं मैं, विजिबल कैटेगरी की अगर बात करूं नाउन में, तो उसके लिए। और दैट आपका जो है वो कुछ पर्टिकुलर केस में, दैट आपका जो है वो कुछ पर्टिकुलर केस में। आओ बात करते हैं। जब बात करें हम फर्स्ट सेंटेंस की, जब बात कर रहे हैं हम फर्स्ट सेंटेंस की, तो यहां आपने समझने का प्रयास किया कि सर किसकी बात हो रही है? आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु हैज टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन। भाई मैं उस लड़की को जानता हूं, मैं उस लड़की को जानता हूं। अब इसी लड़की की बात हुई है, इसी लड़की की बात हुई है, तो ये लड़की किससे काउंट होगी? हु से काउंट होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये वही लड़की है जिसका क्या आया था, जिसने एग्जाम में क्या किया था? टॉप किया था। जिसने एग्जाम में क्या किया था? टॉप किया था। आई नो द गर्ल, I know the girl who has topped in the examination, who has topped in the examination। तो किसकी बात कर रहे हैं? जब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की, तो ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। और सर ये हु किसको दर्शा रहा है? ये हु जो है वो किसको दर्शा रहा है? सर आपका जो हु है वो किसको दर्शा रहा है? अपने से ठीक पहले वाली नाउन को, अपने से ठीक पहले वाली नाउन को। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आई नो द गर्ल हु हैज टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। दिस इज द हाउस। अब देखो किसकी बात हो रही है? दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस दैट माई फादर बिल्ट, जो मेरे पिता ने बनाया है, जो मेरे पिता ने बनाया था। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? दैट किसको रिलेट कर रहा है? हाउस को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? हाउस को रिलेट कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम किस में करते हैं? जब बात आती है जो है वो दिए हुए नाउन को रिलेट करने के लिए, दिए हुए नाउन को रिलेट करने के लिए बात करते हैं इसके बारे में। जब दैट की बात करते हैं, वी यूज दैट सम वर्ड्स लाइक, देखो जब भी सेंटेंस में आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे? द सेम, द फ्यू, द ओनली, लिटिल, एनी, मच, एवरीथिंग, नोबडी, समवन, ऑल, नन, या आपका जो है वो सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, तो आप किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। आप किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। देखो यहां बात आ रही है, माई ब्रदर हैज गिवन मी एवरीथिंग, माई ब्रदर हैज गिवन मी एवरीथिंग। किसकी बात आ रही है? सर एवरीथिंग की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? एवरीथिंग की बात आ रही है। अब एवरीथिंग को रिलेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। सिंपली आप समझो, द सेम आए, द ओनली आए, द फ्यू आए, आपका इसके अलावा द लिटिल आए, एनी आए, मच आए, एवरीथिंग, नोबडी, या आपका जो है वो समवन। इससे आप आइडिया लगाओ कि पूरे के पूरे कंप्लीट आपके क्या आ जाए, आपका जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए। तो उनको रिलेट करने के लिए, उनको रिलेट करने के लिए जिस आप जो है जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करोगे वो कौन सा होगा? दैट होगा। वो कौन सा होगा? दैट होगा। क्लियर हुई यहां तक की बातचीत? आओ भैया फटाफट से। दिस इज द सेम बॉय, दिस इज द सेम बॉय दैट हैज स्टोलन माई वॉच। तो दैट सेम के हिसाब से आपने जो है वो किसका यूज किया है? दैट का यूज किया है। अगर बात आती है आपका जो है वो पेयर दिया हुआ हो एक व्यक्ति और एक जानवर का, एक व्यक्ति और एक जानवर का, तो भी आप किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो हु आता है सब्जेक्ट के लिए, हुम आता है ऑब्जेक्ट के लिए। हुम किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। हुज आता है आपका जो है वो जो है वो पोजीशन के लिए। वैसे ही आपका जो है वो दैट किसके लिए आता है? कुछ इन कंडीशंस में दैट का यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके ठीक बाद में, बात करते हैं इसके ठीक बाद में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। सर जब बात आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, जब बात आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं? देखो WH वर्ड की फैमिली हमने देखी थी, बेसिक में भी देख के आए हैं। तो WH वर्ड क्या थे? WH वर्ड थे सर जब क्वेश्चन किया जाता है, जब क्वेश्चन किया जाता है तो WH वर्ड का यूज किया जाता है क्यों, कहां, कैसे, कब, ये सारी बातें जो है वो WH वर्ड के आधार पे की जाती है। तो बात करते हैं, जब बात करते हैं हु की, व्हाट की, विच की, हुम की या हुज की,
वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन देन दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब इनका यूज जो है वो क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, सबको पता है कि ये जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज किए जाएंगे, क्योंकि ये किसको बताएंगे, अगर ये नाउन को बताते हैं तो, अगर ये नाउन को बताते हैं तो, और ये नाउन को ही बताएंगे, नाउन को ही बताएंगे। जैसे व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, तो मैं क्या कहूंगा, he is working, he is working, he is dancing, he is singing। तो सिंगिंग क्या है, he is singing, भाई वो गा रहा है, वो गा रहा है। तो अपने आप में आप इसको देख पाएंगे कि जब बात आती है किसकी, जो है वो आपका who, whom, what, who, whom, what, आपका इसके अलावा which और whose का, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जब इनका यूज किसकी तरह करते हैं, जब इनका यूज करते हैं सर हम किस फॉर्मेशन में, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में, WH वर्ड की तरह। बहुत सी बातें हम लोगों ने की, एक आधा सेंटेंस इसमें और ले लेते हैं। टू whom are you scolding, टू whom are you scolding, वही आपकी बात हो रही है whom की, ठीक है। टू whom किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भैया किसी को तो रिप्रेजेंट करेगा, किसी को तो रिप्रेजेंट करेगा। आर यू स्कोल्डिंग, भैया तुम किसे डरा रहे हो, तुम किसे डरा रहे हो। तो टू whom, whom किसके लिए है सर, ऑब्जेक्ट के लिए। whom किसके लिए है आपका, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो सही। और व्हाट जो है वो किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो सही। ये कौन सा है, नॉन लिविंग, कितनी बार पढ़ा दिया। और ये कौन सा है सर, ये लिविंग है। ये कौन सा है, ये लिविंग है, ऊपर वाला नॉन लिविंग है। ऊपर वाला क्या है, नॉन लिविंग है। क्लियर हुई बातचीत हमारी। तो वट हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, विच हुआ, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, आपके जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पहली बात हम लोगों ने यहां समझने का प्रयास किया कि आपका जो है वो, सबसे पहले बात हमने की कि सर जब बात आती है किसकी, इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसको अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया। जब बात आती है इंडेफिनिट प्रोनाउन के ठीक बाद में रिलेटिव प्रोनाउन की, किसकी बात आती है, रिलेटिव प्रोनाउन की, तो रिलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन की। जब सब्जेक्ट आपका, कहने का अर्थ क्या है कि दो सेंटेंस अगर आपको दिए हुए हैं और जैसे मैं कहूं आई नो द लेडी हु was waiting, I know the lady who is waiting for the train। तो क्या हुआ, मैं उस लेडी को जानता हूं जो ट्रेन का वेट कर रही, ये लेडी कौन है, जो ट्रेन का वेट कर रही है। तो वो क्या हो गई, अपने आप में हु से अपन ने उसको क्यों रिलेट किया, क्योंकि सर सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, तो ये सारी की सारी बातें आपको यहां पे समझने को मिलेगी। हुज का यूज पोजीशन के तौर पे करते हैं, जिनके अपन मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस भी लेकर चलेंगे और चीज को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में यही, और इसके ठीक बाद में हम लोग मिलेंगे नाउ जो है वो प्रोनाउन से लेकर कुछ ऐसे नियमों की बातचीत करेंगे जो हमारे लिए जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।